वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। सियासत में आजकल अच्छा खासा उबाल है। देश की सियासत का मिजाज गर्म है और हो भी क्यों ना, 2024 बड़ा ही अहम है। 2024 को अगर देखें, 2024 के लोकसभा को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही अपने अपने घटक दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं उलझन में है। उसके अलावा आज देखा जाए तो हर किसी का इंतजार है कि दूसरी सूची, तीसरी सूची कब तक आएंगी, क्योंकि लगातार सभी प्रदेशों में इंतजार हो रहा है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। हाँ, कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए और कुछ नाम कांग्रेस ने जारी किए, लेकिन अभी भी इंतजार बढ़ा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए और इंडिया के जो दोनों के घटक दल हैं, उनके बीच में जो सीटों का असमंजस है, आखिर वो कब खत्म होगा, क्योंकि 2024। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ पवन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ अजित राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निरंजन जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर देखें 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, जो अखाड़ा है, जो मैदान है, वो सज चुका है, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। कहीं भी किसी भी प्रदेश में पूर्ण रूप से पूरे प्रत्याशी अभी तक नहीं आए हैं, चाहे पार्टियां कोई भी हों। तो वर्तमान की जो स्थितियां दिखती हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो सूची है उसे लेकर जो असमंजस है, वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उनको लेकर असमंजस है। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की जो राजनीति चल रही है वर्तमान में, उसमें जो पेंच चल रहे हैं, क्या वो जल्दी खुलते नजर आते हैं या दबाव की राजनीति 2-3 दिन और देखने को मिलेगी? जी निरंजन जी। देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की राजनीति में आपने देखा होगा पिछले 25-30 वर्षों से एक गठबंधन की राजनीति का चलन चल पड़ा। और वो गठबंधन, चाहे आप पोस्ट पोल अलायंस मान लीजिए, चाहे प्री पोल अलायंस मान लीजिए, और अब जिस तरीके से प्री पोल अलायंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो गठबंधन इस समय आमने सामने है। सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। लेकिन दोनों गठबंधनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा आपको व्यवहारिक फर्क नजर आएगा। पहला फर्क मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इनके जो सहयोगी दल हैं, यानी कि इन्होंने बड़ी जोरों शोरों से और बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने इंडिया गठबंधन तो बनाया, और उसके अंदर इन्होंने घोषणा की 28 दलों को बिठाया, और साथ में जिस तरीके से मीटिंगें करी कि पटना की मीटिंग, मुंबई की मीटिंग, दिल्ली की मीटिंग, और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन के जो जनक थे नीतीश कुमार जी, पहली बात तो वही पलटी मार गए। उसके बाद में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इनको समझ लीजिए इंडिया गठबंधन को एक तरीके से समझ लीजिए इसका छिछालेदर किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ के अंदर, तो देखिए आम आदमी पार्टी के साथ कितनी बड़ी दुर्गति हुई कि आज दिल्ली के अंदर इनका गठबंधन है, हरियाणा में एक सीट पे समझौता हो गया, आम आदमी पार्टी को एक सीट देंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट देंगे, लेकिन पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे, ऐसे ही केरला में हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारा गठबंधन है। तो एक तरफ तो यानी कहने का तात्पर्य ये इस तरीके का गठबंधन। और इसके अंदर भी एक और महत्वपूर्ण चीज संजय जी, वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग हुई है, बोलने को तो सीटों का समझौता बोल रहे हैं, सीट शेयरिंग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो वहां पे सीट शेयरिंग के बजाय एक तरह का समझ लीजिए कलाई मरोड़ करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको सीटें दी गई है। क्योंकि आपने देखा कि पहले जब इनकी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है कि हमारी 11 सीटों के ऊपर सहमति बन गई है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जी कब बन गई हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो ये काम देख रहे हैं अशोक गहलोत जी और केसी वेणुगोपाल जी, वो बताएंगे वो बन गई कि नहीं बन गई। उसके बाद में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, और उसके अंदर भी जो 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी, कांग्रेस को उसी पे संतुष्ट होना पड़ा, यानी कि कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, पहली बात। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो इनके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो परंपरागत सीटें हैं, चाहे आप उसको फर्रुखाबाद की सीट बात करें, चाहे बदायूं की सीट बात करें, और ऐसी बतेरी सीटें हैं जिनके ऊपर चाहे पीएल पूनिया हो या सलमान खुर्शीद हो, वो बगले झांकते रहे, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। केवल आप ये समझ लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी ने जो किया, कांग्रेस ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते रहे, किसी को दिखाई ना दे कि हमारे बीच में कोई, हमारे मन में
में कोई तंज है या कोई रंज है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें संजय जी, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा का कल आपने उदाहरण देखा होगा कि जो जेजेपी थे या दुष्यंत चौटाला जी जो थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उंगल पकड़ने की कोशिश करी या कलाई दबाने की कोशिश करी। उन्होंने फटाक से झटक करके उन्होंने अपनी बस से उतार दिया कि चलिए आप अपना रास्ता नापिए, हम अपनी बस पकड़ करके आगे निकल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इसी तरीके से आप देख रहे होंगे, अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आज जो शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं, वो अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 4-5 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं जी हम आपके टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि इधर जो अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी अजीत पवार है, यानी कि जो गठबंधन के अंदर आज शिंदे जी भी इतनी ताकत नहीं रखते इतना कि भारतीय जनता पार्टी। निरंजन जी देखिए, एक दो चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठते ही हैं और कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसी है कि हर चीज पर सवाल जो है वो कांग्रेस पर ही है। पर निरंजन जी यहाँ कुछ और चीज भी है। अगर आप देखें इसी गठबंधन को, क्योंकि चलिए कांग्रेस ने एक समझौता किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर किया, एक समझौता किया और उनका गठबंधन लगभग वो तस्वीर सामने है और उसमें काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं। हाँ, कुछ जगह उनका पेंच जो फंसे हैं वो हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी अपने पेंच फंसे हुए दिखते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर आपके सामने तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही, उसके अलावा उड़ीसा के अंदर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। तो ये जो गठबंधन, ये जो दबाव की राजनीति है, ये अच्छा है कि कल आपने एक उदाहरण ऐसा देखने को मिला कि जहां लगा कि अब दबाव ज्यादा ही गठबंधन की राजनीति में आ रहा है तो गठबंधन से किनारा कर लिया, लेकिन वहां पर किनारा करने के लिए जो एक बहुमत चाहिए था वो था भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर वो जो गठबंधन के लिए, जो सरकार बनाने के लिए वहां पर जो गठबंधन की आवश्यकता थी, अगर ना होती और वहां पर उसकी आवश्यकता होती तो शायद तब इतना बड़ा निर्णय नहीं हो पाता। निरंजन जी, तो दोनों जगह पेंच है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पार्टी इससे जूझ रही है, जूझ भारतीय जनता पार्टी भी रही है कहीं ना कहीं। निरंजन जी लेकिन संजय जी इसके अंदर दो चीजों को आपको फर्क देखना पड़ेगा। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गठबंधन के अंदर एक होता है आपसी समन्वय और आपसी सहमति, और दूसरी तरफ होता है वो होता है कलाई मरोड़ना या बाजू मरोड़ करके काम करवाना। अब मैं इसी के अंदर एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी 6 दिन पहले पंजाब की स्थिति देखी होगी कि पंजाब के अंदर विधानसभा के फ्लोर के ऊपर जिस तरीके से भगवंत मान ने इनके जो वहां की जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उनको किस तरीके से छिछालेदर करा कि आप कभी अपनी हाईकमान के साथ बैठे हो, कभी अपने नेताओं के साथ बैठे हो। अरे हम रोज बैठते हैं, कौन कह रहा है, जो वहां पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सीट शेयरिंग का मामला बिहार में समझ लीजिए अभी अटका हुआ है या महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है या तमाम जगह फंसा हुआ है, लेकिन वहां पे आपको यह स्थिति नहीं लग रही कि कोई भारतीय जनता पार्टी की कलाई मरोड़ सकता है या कोई बाजू नहीं, बिल्कुल कलाई मरोड़ सकता है, ये एक बड़ी चीज है। अजीत राय जी, अजीत जी देखिए, निरंजन जी लगातार हमलावर रहते हैं और सभी पर रहते हैं और बड़ा सटीक विश्लेषण करते हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो कलाई मरोड़ने वाली उन्होंने एक बात की कि आखिर कांग्रेस की कलाई मरोड़ कर सीटें ले ली जाती है और उसके बाद जो कांग्रेस है उसके जो गठबंधन के जो लोग हैं वो चले जाते हैं। कुछ लोग प्रेशर इतना बना देते हैं कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ रहा है। शायद यही कारण है जो सूची आने में देरी हो रही है। उसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वहां पर भी आपकी जो पेंच है, फंसे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर 2 सीटें हैं जहां पर बड़े आपके नेता हैं, वो सब टिकटों पर उलझे हुए हैं। ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर भी है, ऐसी स्थितियां दिल्ली के अंदर भी है। वो जो चीजें दिख रही हैं, तो जो गठबंधन का जो पेच है, वो जो सूचियों का जो खेल है, उससे आप क्या कहेंगे और निरंजन जी को क्या बताएंगे आप? जी संजय जी, आप के सभी साथियों सादर नमस्कार। बल्कि निरंजन जी ने अपने पूरे संवाद में कलाई मरोड़ने के बड़े चर्चा की। हाँ, सच्चाई है, पिछले 10 साल से देश में भाजपा ने कलाई मोड़ने का एक कल्चर चलाया हुआ है। ये अलग बात है कि उस कलाई मरोड़ने का शिकार कभी शिवराज जी हो जाते हैं, कभी रमन सिंह जी हो जाते हैं और हालिया खट्टर साहब हुए हैं। और गुजरात में तो न जाने, गुजरात और उत्तराखंड में ये जो कलाई मरोड़ने की जो परंपरा भाजपा की, नई भाजपा की, वाजपेयी जी की भाजपा की, आडवाणी जी की भाजपा में हमने कलाई मरोड़ने की परंपरा नहीं देखी है। आप लोग मेरे से वरिष्ठ हैं, लोकतंत्र में कलाई मरोड़ने या कॉलर पकड़ने से नहीं चलता है, संवाद, समन्वय और सहमति से चलता है। लेकिन जहां तक बात है कि क्या स्थिति है दोनों पक्षों को देखा जाए,
तो मैं एक तरफ देखिए, भाजपा की भी 2 लिस्टें आई हैं, 2 लिस्टों में क्या भगदड़ मची है। कुछ लोग लिस्ट आने से पहले संन्यास ले रहे हैं, लिस्ट आने के बाद संन्यास ले रहे हैं, कुछ लोग मिले हुए टिकट वापस कर रहे हैं, और अभी 2 सीटिंग एमपी भाजपा के, एक राजस्थान से राहुल कासवा जी और हरियाणा से ब्रिजेंद्र सिंह जी, 2 इनके सीटिंग एमपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और वो कांग्रेस से टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अभी बहुत सारे सीटिंग एमपी, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बहुत सारे सीटिंग एमपी कांग्रेस से, भाजपा के छोड़ करके कांग्रेस से लड़ने जा तो रहे ये जो हैं। दूसरी सूची की जो देरी हो रही है वो यही है क्या अजीत जी, नहीं, कि जो दूसरी सूची की देरी ये है कि जो छोड़कर उधर से भागे उनको आप थामे? चर्चा और कर लो संजय जी, आप हाँ। मेरे से बहुत वरिष्ठ है। नहीं मैं यही मतलब आप ही से ले रहा हूं सवाल कि ये जो दूसरी सूची की जो देरी है वो यही है कि भाई उधर से कौन भागे जिसे आप थामे? बिल्कुल है, ये रणनीति है। मैं भी जस्ट उस बात पे आता हूँ। हाँ। कलाई मरोड़ने की परंपरा ये इस देश में चलाई गई है कि एसबीआई हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कलाई मरोड़ करके किस तरीके से सीटिंग जो इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ता है। और एक देश एक नेता तो हमने सुना था, अब एक देश एक चुनाव आयोग जो 3 सदस्यीय होती है, अब 1 सदस्य रह गए हैं। ये कितना शर्मनाक बात है। और किस तरीके से कलाई मरोड़ के जो कहते थे कि हम स्विस बैंक का डेटा देंगे, अपने देश के एसबीआई का ऑनलाइन डेटा नहीं देने दे रहे, सुप्रीम कोर्ट को उनको खड़ा करके कटघरे में कहना पड़ रहा है। ये क्या स्थिति है सरकार के लिए? इन्हें ये कलाई मरोड़ने की परंपरा से लोकतंत्र नहीं चलेगा। इनको लगता है इन्हीं वजह से सूची की देरी हो रही है, सूची की देरी भी हो रही या है, इन्हीं वजह और से गठबंधन के पेज फंसे हैं? हमारा देखिए, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में, जितने बड़े, बिहार में, हर स्टेट में लगभग हमारे जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ कितना बेहतरीन समन्वय हो चुका है। और कम ज्यादा सीटें तालमेल बनाना ही तो गठबंधन होता है। ऐसा थोड़ी हम जेजेपी की तरह इनके साथ 4.5 साल सरकार चलाएंगे और ठीकरा फोड़ने के लिए अब उनको हम अलायंस से बाहर कर देंगे और बोलेंगे कि जाके आप अलग अलग चुनाव लड़ो, वोट काटो, आपके पास भी जाट वोट बैंक है और इधर से भी वोट काटो। तो ये सब रणनीति हम चलने नहीं देंगे इनकी। पर अजीत जी आप कह रहे हैं कि एक रणनीति है हमारी कि जो लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है कुछ लोगों का, तो आपके यहाँ उनका स्वागत है, मतलब वो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जिस जगह से उनका टिकट कट रहा है, जैसा कि आपने अभी उदाहरण दिया अजीत भाई। से अलग अलग लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पक्ष भी हम ही, विपक्ष में हम ही। ये तो 3 में है ना 13 में है, तो क्या ये लड़ेंगे? अगर हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ जाएंगे तो वहां अपोजिशन कौन होगा? हाँ, केरला में इनके पास कुछ है ही नहीं है, तो कौन लड़ेगा? पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में दोनों होना जरूरी है ना। और इनके राजभर जी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे थे, कैसे क्या क्या नहीं अपशब्द कहे इनके बड़े नेताओं के लिए, और आज किस तरीके से उनको बुला करके रखा गया है। अभी घोसी उपचुनाव में क्या इनकी दुर्गति हुई। पर अजीत भाई, बिल्कुल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो लोगों के, जिन लोगों के टिकट कटेंगे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों को कांग्रेस टिकट देगी क्या? इस रणनीति पर काम हो रहा है अजीत, जो आपने बोला? हाँ, वो लोग लोकप्रिय होंगे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इतने इस बहाव में भी धारा के विपरीत जाकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर मजबूती से खड़ा होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर इस देश को, संविधान को बचाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है और उसको लेकर के उसको मजबूती देने का काम करेगी, इस देश की लोकतंत्र को मजबूती देने का। चलिए पवन जी देखिए जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं सीधा सुशील जी के पास जाऊंगा और पूरा निचोड़ उन्हीं से लूंगा। लेकिन आपसे जो बात अजीत जी ने कही है, एक बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अगर आप जिन जिन लोगों के टिकट काटेंगे और वो चाहेंगे तो उनका उनके यहाँ पर स्वागत है, वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, उन्होंने कुछ और आरोप लगाए हैं, और एक और गठबंधन की जो स्थिति है उस पर भी आप पवन जी बोलिएगा। जी गोस्वामी जी, अब की बार 400 के पार, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि 3 में कौन है और 13 में कौन है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, बड़ा ज्ञान नेटवर्क 10 पे बड़ा ज्ञान पेल रहे थे। जिस आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते थे, आज उनकी गोद में जाके बैठ गए। जिस एनसीपी के लिए ये कहते थे कि ये कांग्रेस से निकली हुई है जी, हम कभी इनका समर्थन नहीं देंगे, जिस लालू यादव के लिए ये बोलते थे कि ये बिहार का नहीं पूरे भारत का चारा खागा, इस भ्रष्टाचारी को तो हम जेल में डाल देंगे, आज उनकी गोद में बैठ गए। आज भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी को टिकट नहीं मिलती तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि हम इनको टिकट दे देंगे। तो ये तो इनकी ना करनी में फर्क है ना कथनी में फर्क है, ये कथनी करनी दोनों ही डिफरेंट है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार से लिप्त ये कांग्रेस की पार्टी 10-10 बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया देते तो 85 पैसे मिलता ही नहीं है, 15 ही पैसे मिलता है। जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज लोकतंत्र की बात कर रही है।
10 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई क्या? एक और बात, जिस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और सीबीआई ईडी पे दुहाई देते हैं, माननीय 4100 विधायकों में से केवल भारतीय जनता पार्टी के 1500 विधायक है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो 4100 के 4100 भाजपा के होते। दूसरी बात, 36 राज्यों में केवल 12 राज्य ऐसे हैं जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्री है। इन 24 राज्यों में भाजपा के कुछ दलों के साथ मुख्यमंत्री तो है, लेकिन 36 राज्यों में नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि एमपी से छोड़ दिया और राजस्थान से छोड़ दिया और हिसार से एक एमपी ने छोड़ दिया। अरे आपसे इंडिया अलायंस नहीं संभला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा है। जिस जिस एरिया से यात्रा निकल रही है वो राज्य आप हारते जा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हो। आप तो ये भी कहते थे कि 38 दलों में से 30 दल तो ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एनडीए की ताकत आज ये है कि एक भी दल ने, अभी आप भी सर ये बात बोल रहे थे कि बिहार का पता नहीं है, अभी पासवान जी के लिए आप कह रहे थे ये शब्द, या दूसरे दलों का पता नहीं है कि एनडीए की क्या रणनीति होगी। लेकिन एनडीए की रणनीति पूरे भारत में 2014 के बाद 2019 के बाद आपको एक भी दल बगावत करता हुआ दिखानी है। लेकिन वहीं इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े जिस तरीके से हो गए, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, आज वही नीतीश कुमार बनाने वाले आज एनडीए के साथ खड़े हैं। वही जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के एनडीए के साथ खड़े हैं। वही ओपी राजभर साइकिल को पंचर करके एनडीए के साथ खड़े हैं। आप क्या क्या बात करेंगे? नैतिकता की आप बात करेंगे? 10 बार में आपसे गरीबी नहीं हटी। आज जिस तरीके से भारत के लोगों को 4 करोड़ घर, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ जल से नल, 14 करोड़ की जगह 34 करोड़ गैस के सिलेंडर, 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग सराह रहे हैं। और हमें जो मौका मिला है, देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, अब की बार 400 बार, इसीलिए कह रहे हैं। जी गोस्वामी प्लीज। चलिए पवन जी, बहुत सारी चीजें बताई। मैं जरा सुशील जी, तीनों लोगों को आपने सुना और हाँ अजीत बताओ। हाँ, ये कह रहा हूँ कि जिनके लिए बिहार में अमित शाह जी और सारे कह के आए थे कि दरवाजा बंद है, उन नीतीश कुमार जी को खिड़की से घुसा लिया। चलिए, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें खिड़की से किसने किसे घुसाया, वो आपको भी पता है क्योंकि तो राजनीति का एक हिस्सा है। और ऐसे मौसम वैज्ञानिक लगातार सक्रिय रहते हैं चुनाव में, आपके यहाँ भी, और ये आपकी भी परंपरा रही है। इस पर तो खैर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सुशील जी, तीनों लोगों को आपने सुना लगभग। अरे हम देखें पूरा का पूरा सिनेरियो जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर पवन जी भी बोल रहे हैं, अजीत जी भी बोल रहे हैं और निरंजन जी ने भी कुछ चीजें जो बताई हैं। वर्तमान में अगर आप देखें 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, लेकिन गठबंधन में अभी तक भी जो स्थितियां हैं, दंगे की चोट पे जी पवन जी, जो गठबंधन की स्थितियां हैं सुशील जी, वो अभी तक दोनों ही दलों से लगभग क्लियर नहीं दिख रही है। अगर आप देखें सूची में हर दिन ये होता है कि आज शायद कुछ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 15-16 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी, इस तरीके की बातें भी आ रही थी। लेकिन अभी तक तो जो सूचियां हैं उसी की इंतजार हो रही है, और जो गठबंधन है वो फाइनल स्थिति में जाए उसकी भी इंतजार हो रही है। देखिए संजय जी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अगर देखा जाए, बीजेपी का जो अभी तक टिकट शेयरिंग वगैरह का जो अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, नई सूची नहीं आ रही है, उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि बीजेपी जो भी कर रही है, अच्छे चुनाव ये कैंडिडेट्स को चुन रही है, उनका नाप तोल वगैरह सही तरीके से करते हैं। ये लोगों से बैकअप लेते हैं कि कैंडिडेट के बारे में आपका क्या विचार है, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के यहाँ ऐसा चीज है कि पहले तो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, उसके बाद तो उनकी प्रॉब्लम है ही सीट शेयरिंग के बाकी पार्टियों के साथ। आप देख लीजिए कांग्रेस के लिस्ट में जो परसों लिस्ट आया, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों के ही बेटे वैभव गहलोत को ले लो, गौरव गोगोई को ले लो, इसका नुकुल नाथ वगैरह का ले लो। मोस्टली के जो कैंडिडेट है वही पुराने जो मुख्यमंत्री वगैरह उनके बेटे बेटियां वगैरह। अब बीजेपी में आप देख ले नए कैंडिडेट ला रहे हैं। आप देख ले दिल्ली में 4 कैंडिडेट उन्होंने रिप्लेस कर दिया। कांग्रेस का मोस्टली जो है वही पुराने फेसेस है। अब देख लीजिए बीजेपी का अभी भी चल रहा है आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ, उड़ीसा में बीजेडी के साथ बातचीत, पंजाब में अकाली के साथ भी, तमिलनाडु में एआईडीएम के साथ भी, जेडीयू के साथ बिहार में तो सालों हो गया। ऐसे कर्नाटका में भी जनता दल सेकुलर के साथ बात कर रही है। जो बीजेपी कर रही है बड़े हिसाब से कर रही है, कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं।
अब कांग्रेस के अजय जी ने कहा कि देखो जी हरियाणा में ऐसा हो गया, उनको बाहर बन गया, किसी वजह से तो फेंक दिया। जहां के आठ जिसके 8-10 मेंबर हो, वो तो 2 लोकसभा की सीटें मांगे, जबकि बीजेपी ने पिछली बार सारी सीटें खुद ही ले ली थी। इसलिए कि ये कहना है कि कांग्रेस में प्रॉब्लम है, बीजेपी में सेम प्रॉब्लम है, वो बड़ा ऊपर नीचे का फर्क है। बीजेपी अगर ये अभी भी नहीं कर पा रही है, लेकिन एक चीज है, बीजेपी के जो अलायंस है, पुराने अलायंस है, साथ अभी भी है, बातचीत चल रही है। अब 2 बीजेपी के से जो मेंबर पार्लियामेंट ये गए, कांग्रेस में गए, उनको तो पता था चलिए, कि तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो आते जाते रहेंगे। ये तो सुशील जी, ये तो लगातार आना जाना लगा रहेगा चुनाव तक, कोई इधर और कोई उधर, ये तो परंपरा सी है, और सब स्वागत करते हैं। बीजेपी में कोई जाएगा, कांग्रेस के तो सारे लोग इसी में बीजेपी में ही आ गए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से 2 बंदे गए जिनको टिकट नहीं मिलना था आगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं उस चीज की। सुशील जी, सुशील जी, आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को टिकट नहीं देगी, या जिन लोगों के टिकट देंगे और कटेंगे जिन लोगों के टिकट, तो उनका स्वागत है। वो तो कह ही रहे हैं इस बात को, वो तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं, बता दीजिए ना, बीजेपी जिनको नहीं टिकट देगी, उनको पता है कि वो सही बंदे नहीं है, सही कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। फिर कांग्रेस में पूछेगा तो कांग्रेस उनमें से कोई सी जान फूंक लेगी कि ताकि वो विनिंग कैंडिडेट बन जाए। हाँ, वो तो स्वागत करेंगे उनका, और ये लगातार चलता रहेगा। से क्या चीज होता है, जो बीजेपी में नहीं चलने वाले कैंडिडेट है, वो कांग्रेस में जाएंगे तो वो कोई ये चमत्कार नहीं कर सकते कांग्रेस में। हाँ, कि कांग्रेस के अपने कैंडिडेट मिल नहीं रहे, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए तो अपेक्षा कर रहे हैं कि बीजेपी से कोई आ जाए, हम उनको वेलकम कर लेते हैं। नहीं तो अभी जो गठबंधन का जो एक नया जो एक रूप देखने को मिल रहा है, एक गठबंधन के अंदर आजकल आपने एक नई चीज देखी होगी कि गठबंधन में जो और दल हैं, जो बड़े दल के साथ छोटे दल हैं, वो अब दबाव की राजनीति करने लगे हैं। सुशील जी, देखिए, दबाव हर एक चाहता है कि मेरे को जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना घी निकाल लूं। हाँ। लेकिन बीजेपी में कम से कम इतना नहीं चल रहा है कि बीजेपी हर एक चीज नाप तोल के ही कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि जिस भी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, वो कोई 17 सीटें दे रहा है, कोई पंजाब में देने को तैयार नहीं, कोई वेस्ट बंगाल में देने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ कम से कम ये स्थिति नहीं है। मतलब बीजेपी आपको के भी लगता है साथ कि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल बीजेपी के साथ ही जुड़ रहे हैं, हाँ, वो जो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका में है, और जो कांग्रेस के जो घटक दल हैं जो उनके साथ हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो दबाव में कर ही रहे। आप देख लीजिए इनका किस जगह से ये सही तौर के फैसला, यूपी में देख लीजिए 17 सीटों पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। वहां ममता बनर्जी इनको 1 सीट देने को तैयार नहीं है, यहाँ केजरीवाल जी इनको पंजाब में सीट देने को तैयार नहीं है। तो इनकी जो स्थिति है बड़ी खराब है कांग्रेस की। अभी महाराष्ट्र में इनका कोई फैसला नहीं हो रहा है, शरद पवार जी से मिलना नहीं चाहते हैं, अभी उसके साथ ही ठाकरे जी के साथ भी इनकी बनती नहीं है, दबाव में है। लेकिन इनको कांग्रेस का तो ऐसी स्थिति है, अब जो ही कोई सीट दे दे इसी पर विचार करने को तैयार है। बाकी ये कहेंगे कि वो हाथ मरोड़ के ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। निरंजन जी, अब जो भी जाएगा कांग्रेस में जाएगा, वो किसी उन स्थितियों में जाएगा कि बीजेपी में चले गया नहीं तो कांग्रेस में चला गया। लेकिन ये भी चीज है, जो भी बीजेपी को जिसको हटा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री से हटाए या मंत्रालय से हटाए या सीट से हटाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये डिसीजन लेने को तैयार नहीं, हम कांग्रेस में जाएंगे। ये पता है बीजेपी जितनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, ऐसे एक दो लोगों को छोड़ दे तो बाकी कोई नहीं चाहेगा कि इसे नाता हम आपका। हाँ, नहीं बिल्कुल। निरंजन जी, अगर मैं कहूँ, बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, कि आने वाले समय में 2-3 दिन के अंदर आपको क्या लगता है कि कुछ बड़े नामों की घोषणा हो सकती है, कुछ और नए बदलाव भारतीय जनता पार्टी के दिख सकते हैं, या कांग्रेस की भी जो सूची आ सकती है उसमें भी कुछ बड़े बदलाव दिख सकते हैं? निरंजन जी, देखिए संजय जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं पहले आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो इंफॉर्मेशन और भारतीय जनता पार्टी की जो आईबी की जो टीम, यानी कि अपनी जो इंटरनल आईबी की टीम काम करती है, उसका उदाहरण मैंने अभी दिया आपको हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जेजेपी अब हमारी एसेट्स की बजाय लायबिलिटी बनती जा रही है, तो वहां के जो उन्होंने सर्वे करवाया तो इमीडिएट उन्होंने फैसला लिया, और तुरंत प्रभाव से आप ये देखिए किस तरीके से इन्होंने पासा पलट दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है संजय जी, इतना बड़ा नेटवर्क, आप समझिए कि एक
सर्वे करवाता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संगठन के द्वारा, एक सर्वे करवाता है संगठन महामंत्री जो आरएसएस के द्वारा, और एक सर्वे जो होता है वो होता है आप ये समझ लीजिए नमो ऐप या आईटी टिकट के द्वारा। और इन तीनों सर्वे के अंदर एक एक दो दो तीन तीन नाम निकाल करके और उनमें से एक आदमी निकाल करके और तय किया जाता है कि इसको टिकट दी जाए या नहीं दी जाए या किसको बिठाया जाए। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ भी लगे, बहुत अच्छा भी लगता होगा उनको, लेकिन दूसरी तरफ आपने उदाहरण के तौर पे आपके सामने पंजाब पहले उदाहरण था किस तरीके से खराब किया, और हिमाचल जिस तरीके से आग सुलगती रही, और जब तक आग दिखाई दे यानी कि सब कुछ जलाने के लिए तैयार हो जाती है तब इनका नेतृत्व जगता है, यानी कि दोनों चीजों में कितना बड़ा अंतर। और यहां पे एक चीज जरूर है जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तो फलती फूलती दिखाई दे रही है, लेकिन अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संकट मोल लेने जा रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं संजय जी कि एक समय के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है कि भाई दरवाजे खोल दिए, आप जिसको जो बाहर से आए यानी कि किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का हो या अन्य किसी भी पार्टी का हो, आप आइए आकर के सीधा हम चलिए यही तस्वीरें अभी आगे आने वाले चुनाव में और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 बड़ा अहम है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है, सियासी दल अपने होमवर्क में जुटे हैं, लेकिन अभी भी कई मामलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। आखिर क्षण है, लेकिन बहुत सारे मामले उलझे हुए भी हैं और जल्दी सुलझ भी जाएंगे, इस तरीके की लोगों की आशाएं भी है। देखने वाली बात यह होगी कि अब जो सूचियां आती है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से नए चेहरों पर दांव खेला जाता है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।